हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सॉल्व पेपर चालू किए थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको आज देखिए सेट नंबर 3 2024 का है 346 FU इसका कोड नंबर है। आज मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा। और विद्यार्थियों देखिए पीछे के भी मैं आपको सेट सॉल्व करा चुका हूँ, जिससे आपका सेट नंबर 1 सेट नंबर दूसरा और जो अनसॉल्व पेपर के पहले मॉडल पेपर दिया रहता है उसको भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो विद्यार्थियों हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो मिलेंगे। चाहे देखिए आपका गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन है, जीव है, मतलब सभी का सॉल्व पेपर सॉल्व कराते हैं हम। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो आपको मिलेंगे। और देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको PDF बाई करना है तो बहुत ही मिनिमम रेट पर आपको मिल जाएगा। आपको बस 8400581711 8400581711 पर व्हाट्सअप करना है। आपको लिखे लिखा है हैंड हाथ से बढ़िया PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थी देखिए हम सॉल्व करते, देखिए खंड आ से करेंगे। देखिए पहले का क्वेश्चन कह रहा देखिए का नंबर, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के की, है ना, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के की। देखिए विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, अगर आपको देखिए अच्छे नंबर लाना है बोर्ड पेपर में तो आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो आपका बोर्ड का जो पेपर बनता है विद्यार्थी को अनसॉल्व पेपर से ही बनता है। इसलिए आप अनसॉल्व पेपर, आप जो किताब पढ़ चुके इतना पढ़ना था, अब आप जो है अनसॉल्व पेपर में लग जाइए और पूरा सॉल्व करिए। इससे आपका अभ्यास भी होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के की कह रहा है ना। देखिए लंबाई पर निर्भर करती है कि मोटाई पर कि पदार्थ पर कि इनमें से किसी पर नहीं। तो देखिए विद्यार्थी मैं बता दूं, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता रो, वो विद्यार्थी पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर, ठीक है ना। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? पदार्थ पर निर्भर करती है। इसका देखिए विद्यार्थी अगला देखिए खा नंबर का, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश, विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई सदिश तथा बी सदिश है, तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। देखिए ये विद्यार्थी हमारा देखिए विद्युत क्षेत्र सदिश है और ये देखिए ये हमारा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश है, ठीक है ना, ये चुम्बकीय क्षेत्र सदिश है। तो कह रहा तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी, मतलब देखिए नंबर 1 कह रहा ई सदिश डॉट बी सदिश द्वारा। देखिए विद्यार्थियों ई सदिश डॉट बी सदिश द्वारा नहीं होगी, क्योंकि देखिए ई सदिश डॉट बी सदिश जो डॉट लगा होता है विद्यार्थी वो अदिश गुणनफल होता है। इसको है ना, जो डॉट होता है वो अदिश गुणनफल होता है। तो देखिए उत्तर हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ई सदिश क्रॉस बी सदिश द्वारा, देखिए जो क्रॉस होता है विद्यार्थी को हमारा सदिश गुणनफल होता है, इसलिए देखिए ये हमारा उत्तर सही है, ठीक ना। क्योंकि देखिए कह रहा है तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई सदिश तथा बी सदिश। देखिए हमको सदिश में जाना है, तो ई सदिश क्रॉस बी सदिश, ई सदिश क्रॉस बी सदिश, ये देखिए यही सदिश सदिश गुणनफल होता है, ये डॉट वाला अदिश गुणनफल होता है। तो हमारा यही सही है, ठीक है ना। इसको देखो विद्यार्थियों का नंबर देखते देखिए। तो देखिए विद्यार्थियों का नंबर कह रहा है एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का, देखिए एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र होगा। कह रहा ना, देखिए विद्युत क्षेत्र होगा, कैसा विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए कह रहा एक समान होगा कि एक समान नहीं होगा कि परिवर्ती होगा कि कुछ नहीं कह सकते। देखिए विद्यार्थियों एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के अगर प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र के एकांक धनावेश जो हमारा है, एकांक धनावेश अगर विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तो विद्यार्थियों वो विद्युत क्षेत्र हमारा एक समान ही होगा, ठीक है ना। तभी तो जो है एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव कर रहा है, तो मतलब है कि विद्युत क्षेत्र हमारा एक समान होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, घ नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घ नंबर का देखिए घ नंबर कह रहा किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है, द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है। तो कह रहा इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। चलिए देखिए विद्यार्थियों ये इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल है ना। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं और निकालते हैं हम ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा निकाल लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों कौन सा क्वेश्चन है, पहले का घ नंबर क्वेश्चन है ना, पहले का घ क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्या दिया विद्यार्थियों, कह रहा देखिए कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम, मतलब डेल्टा एम दिया। देखिए द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर देखिए 1.2 ग्राम, ठीक है ना। तो क्या करें विद्यार्थी, देखिए इसको किलोग्राम बदल देंगे। तो देखिए ग्राम से अगर किलोग्राम में जाना है तो 1000 का भाग देते हैं, ठीक है। तो 1.2 अब बटा कर देंगे, देखिए 1000, तो हम चले गए किसमें, किलोग्राम में, है ना। तो डेल्टा एम बराबर 1.2। देखिए विद्यार्थी आप कितने 10 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, इसको ऊपर जाकर देखिए 10 के पावर -3 किलोग्राम ही हो जाएगा, ठीक है ना। 10 के पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा, डेल्टा एम होगा, ठीक है, डेल्टा एम। अब देखिए विद्यार्थियों हमको चाहिए क्या, कह रहा था अभिक्रिया मुक्त ऊर्जा ई का मान। देखिए ई बराबर क्या होता है विद्यार्थी, देखिए ई बराबर होता है ई बराबर डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर, ठीक है ना। ई बराबर क्या होता है, देखिए डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर। तो ई बराबर देखिए डेल्टा एम कितना 1.2 गुणा 10 के पावर -3 गुणा सी क्या विद्यार्थी, प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश चाल क्या होती है, देखिए 3 गुणा 10 के पावर 8। तो 3 गुणा 10 के पावर 8, लेकिन 2 बार लिखेंगे,
3 गुणा 10 के पावर 8, स्क्वायर लगाए ना, 2 बार लिखेंगे। देखिए ई बराबर हमको मिलेगा 3 3 9, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1 दशमलव, 9 का 9 9 1 10, तो 10.8 गुणे 10 के पावर देखिए 8 8 16, और 16 में 3 चले जाएंगे 13, तो प्लस के बचेंगे ना 13, तो देखिए 10.8 गुणे 10 के पावर 13, ठीक है ना। कितना विद्यार्थी देखिए 10.8 गुणे 10 के पावर 13 आया। अब देखिए विद्यार्थियों अगर ये पॉइंट की इधर लाना हमको देखिए, तो पॉइंट की यहाँ मिला सकते हैं, ठीक है ना, तो ये जूल में उत्तर आएगा, ठीक है ना, जूल में। देखिए ई बराबर देखिए, अब देखिए विद्यार्थी पॉइंट की इधर लाना मुझे, तो यहाँ से क्या करूंगा, जब पॉइंट इधर लाऊंगा तो यहाँ देखिए, तो देखिए विद्यार्थी 10 का इसमें भाग देते हैं ना, 10 का भाग देंगे, देखिए इस प्रकार, देखिए किस प्रकार करूंगा मैं, देखिए 10.8 गुणे जैसे 10 के पावर 13 है, ये इस प्रकार है ना, तो देखिए 10 का गुणा कर दूंगा यहाँ से, और 10 का भाग दे दूंगा इस प्रकार। अब 10 का भाग इसमें दूंगा तो पॉइंट इधर खसा आएगा ये, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ई बराबर हो जाएगा हमारे पास देखिए 1.08 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 14, 13 1 14 जूल, ठीक है। ये देखिए हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। आपको देखिए समझ में आ जाएगा होगा, ये हमारा आंसर आएगा। इसको चलिए इसको देखिए मिला लेते हैं ऑप्शन में। तो देखिए विद्यार्थियों चौथा नंबर देखिए इसका सही है, ठीक है ना। कौन सा है? देखिए चौथा नंबर का देखिए 1.08 गुणे 10 के पावर 14 जूल, ठीक है ना। ये हमारा देखिए सही है, 1.08 गुणे 10 के पावर 14 जूल, ठीक है, ये सही है हमारा। इसको देखिए अंग नंबर देखिए, करा फोटान का संवेग होता है, ठीक है ना, करा फोटान का संवेग होता है देखिए एच न्यू बटा सी स्क्वायर, की एच न्यू बटा सी, लैम्डा बटा एच, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ कौन सा इसमें देखिए फोटान का हमारा संवेग होता है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा देखिए अंगा नंबर है, ठीक है ना, पहले का अंगा नंबर है ना। हाँ पहले का देखिए अंगा करेंगे, देखिए कह रहा फोटान का संवेग होता है देखिए विद्यार्थियों, तो फोटान देखिए संवेग का सूत्र क्या होता है देखिए, फोटान का संवेग, फोटान का संवेग देखिए फोटान का संवेग पी बराबर विद्यार्थी क्या होता है देखिए, पी बराबर होता है देखिए ई बटा सी, ठीक है ना। ये फोटान का संवेग का सूत्र होता है देखिए पी बराबर ई बटा सी, ठीक है, ये होता है देखिए। और देखिए विद्यार्थी चूंकि हमको पता है कि ई बराबर क्या होता है देखिए, ई बराबर होता है देखिए एच सी बटा लैम्डा, ठीक है ना। ई बराबर एच सी बटा लैम्डा भी होता है देखिए, और देखिए क्या होता है ई बराबर देखिए, ई बराबर देखिए विद्यार्थी और देखिए एच न्यू भी होता है, ठीक है ना, एच न्यू भी होता है, ठीक है। ई बराबर क्या होता है देखिए एच न्यू, क्योंकि देखिए जो हमारा देखिए जो न्यू बराबर होता है ना, देखिए जो न्यू बराबर होता है विद्यार्थियों वो सी बटा लैम्डा होता है, न्यू बराबर देखिए सी बटा लैम्डा होता है, ठीक है ना। न्यू हमारी देखिए आवृत्ति है, देली आवृत्ति, न्यू बराबर देखिए आवृत्ति, देली आवृत्ति न्यू नॉट होती है, ठीक है ना, ये आवृत्ति है। तो न्यू बराबर देखिए सी बटा लैम्डा होता है देखिए, तो यहाँ पे देखिए एच न्यू हो जाएगा, ठीक है ना, एच न्यू हो जाएगा, मतलब एच जो हम कहते हैं यहाँ सी बटा लैम्डा जगह न्यू आ जाएगा, तो एच न्यू हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पे रख देंगे तो पता चल जाएगा हमको, देखिए तो पी बराबर ई की जगह देखिए एच न्यू रख देंगे, एच न्यू बटा सी, एच न्यू बटा सी, तो देखिए ये हमारा देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन में इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थी अंगा नंबर देखिए तीसरा सही है, ठीक है ना, एच न्यू बटा सी, ये सही देखिए एच न्यू बटा सी हमारा ये सही है। इसके बाद देखिए 4 नंबर हमारा देखिए करा 20 कूलाम का एक आवेश, 20 कूलाम का एक आवेश 3 गुणे 10 के पावर 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य होगा, ठीक है ना, कृत कार्य होगा। देखिए विद्यार्थी 20 कूलाम का एक आवेश है, ध्यान देना देखिए 20 कूलाम का क्या एक आवेश है, और 3 गुणे 10 के पावर 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कह रहा है आवेश पर कृत कार्य। तो विद्यार्थी देखिए इसका आवेश पर कृत कार्य कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये 0 किस लिए होगा देखिए विद्यार्थी बता दूं आपको, देखिए कह रहा 20 कूलाम का एक आवेश, क्यू का मान कितना देखिए, क्यू का मान हमारा देखिए 20 कूलाम है, ठीक है ना, क्यू का मान देखिए हमारा 20 कूलाम है, ठीक है। तो 3 गुणे 10 के पावर 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसमें चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य, तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं कुछ करेगा, जो करेगा कूलाम करेगा, क्योंकि गति कौन कर रहा है विद्यार्थियों, गति कूलाम कर रहा है ना। जो मतलब 20 कूलाम का जो आवेश है, सॉरी जो 20 कूलाम का आवेश है, कूलाम नहीं जो मतलब आवेश है जो 20 कूलाम का है वो गति कर रहा है, जो वो गति कर रहा है देखिए तो उसके द्वारा कार्य होगा, ना कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य नहीं होगा, वो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश प्रकृत कार्य, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कार्य कितना होगा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए खंड बा में आते हैं। देखिए विद्यार्थियों खंड बा में देखिए दूसरे का नंबर करते देखिए, करा कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर, कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी है, तो करा किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम देख रहे दूसरे का को, चलिए तो देखिए विद्यार्थियों दूसरे का नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। करा देखिए कोई वस्तु अवतल दर्पण के, देखिए पहले अवतल दर्पण बनाते हैं, देखिए अवतल दर्पण बनाते हैं, देखिए हम अवतल दर्पण देखिए ये इस प्रकार, ये हमारा देखिए अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये हमारा क्या विद्यार्थी देखिए अवतल दर्पण है, और देखिए अवतल दर्पण बाद देखिए ये मुख्य अक्ष हमारी है,
ये क्या देखिए मुख्य अक्ष है, यहाँ पे देखिए ध्रुव होता है, ठीक है ना, यहाँ देखिए ध्रुव होता है, फिर यहाँ पे देखिए फोकस होता है हमारा, फोकस, और यहाँ पे देखिए विद्यार्थी हमारा प्रकाशीय केंद्र, सॉरी देखिए वक्रता केंद्र होता है, ठीक है ना, क्या होता है देखिए वक्रता केंद्र, ठीक है ना, प्रकाशीय केंद्र लेंस में होता है, ठीक है, ये हमारा दर्पण यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र होता है। अब देखिए वस्तु कहाँ रखी विद्यार्थियों, कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर कह रहा, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, मतलब वस्तु यहाँ पे रखी, यहाँ पे ये देखिए ध्रुव अब फोकस के बीच रखी है, कह रहा ना, कोई वस्तु जो है अक्ष पर दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच रखी है। तो किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना करना। देखिए अब देखिए विद्यार्थियों, ये वस्तु से पहले देखिए प्रकाश की इस प्रकार जाएगी, दर्पण टकराएगी, टकराने के बाद देखिए वापस देखिए इस प्रकार लौट आएगी। देखिए आप देखिए इसको पटरी से बनाना तो आपसे अच्छे से बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों लौट आएगी, इस प्रकार ये लौट आएगी, ठीक है ना, टकराने के बाद देखिए इस प्रकार ये लौट आएगी, ठीक है ना, इस प्रकार लौट आएगी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी जो प्रकाश किरण देखिए विद्यार्थी, इसको देखिए आगे तरफ इस प्रकार जाएगी, अभी ये यहाँ डैश डैश करेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार जहाँ ये मिलेंगी, अब देखिए प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, देखिए दूसरी प्रकाश किरण देखिए विद्यार्थियों यहाँ से जाएगी, प्रकाश सॉरी वक्रता केंद्र से इस प्रकार, देखिए वक्रता केंद्र होती जाएगी, देखिए इस प्रकार टच करके इस प्रकार जाएगी, ये दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र जाएगी, इस प्रकार ये जाएगी और फिर टकराएगी, टकराने के बाद देखिए वापस आ जाएगी और इस प्रकार निकल जाएगी, देखिए इस प्रकार ये इस प्रकार निकल जाएगी, वहाँ पटरी से बनाना आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसको इस प्रकार बढ़ा लेंगे, देखिए आगे तरफ इस प्रकार, अब जहाँ दोनों मिलेंगी तो वहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हमारा विद्यार्थियों प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे मान लो देखिए ए बी वस्तु है हमारी, ये ए बी वस्तु है, तो ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है ना, ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों वो तुलना करा, देखिए प्रकृति लिख देते हैं, तुलना करा था ना, देखिए तो हम प्रकृति लिख देते हैं, वही तो हमारी तुलना हो जाएगी, ठीक है ना। कह रहा था ना कि प्रतिबिंब, कह रहा था वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना की, देखिए तो प्रकृति लिख दे, देखिए तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखिए वस्तु से बड़ा आभासी, बड़ा आभासी वह सीधा बनेगा, ठीक है ना, वह सीधा बनेगा, ठीक है, इस प्रकार देखिए। तो देखिए विद्यार्थी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आपके देखिए समझ में आया होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, दूसरे खा करेंगे। अब देखिए करा किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देली आवृत्ति, देखिए देली आवृत्ति का मान दिया है 8 × 10 के पावर 14 हर्ट्ज है, तो पृष्ठ का कार्य फलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसका हम कार्य फलन निकाल लेते हैं। चलिए तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन कौन, देखिए दूसरे का खा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, अब दूसरे खा, ठीक है ना, दूसरे खा नंबर क्वेश्चन करा किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देली आवृत्ति, देखिए देली आवृत्ति दिया, देखिए तो न्यू नॉट, ठीक है ना, न्यू नॉट का मान देखिए कितना है 8 × 10 के पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है ना, ये न्यू नॉट का मान दिया है। तो कह रहा कार फलन बताओ, तो फाई का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, किसका, फाई का मान, कार फलन का। तो देखिए विद्यार्थी फाई बराबर होता है देखिए एच न्यू नॉट, फाई बराबर क्या देखिए एच न्यू नॉट होता है, तो रख लेते हैं मान। तो फाई बराबर देखिए एच का मान क्या होता है 6.6 × 10 के पावर -34 और गुड़ा न्यू नॉट कितना देखिए 8 × 10 के पावर 14, ठीक है ना, ये दिया। देखिए फाई बराबर हमारे पास आएगा, गुड़ा कराओ देखिए 8 × 6 = 48 हासिल 4, 8 × 6 = 48, 48 49 50 51 52, ठीक है ना। तो एक अंक बाद ये लगा, देखिए तो 10 के पावर कितना है घटा देते हैं यहाँ से, देखिए तो 10 के पावर आएगा -20, ठीक है ना, कितना देखिए -20 आया जूल में, ठीक है ना, कार फलाने जूल में आएगा, देखिए ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी फाइव वाला देखिए, अगर पॉइंट को मैं इधर लाना, देखिए इधर जब पॉइंट इधर लाऊंगा देखिए तो 5.28, उसी प्रकार देखिए 10 का गुणा करूंगा 10 का भाग दूंगा, ठीक है ना। जब 10 का गुणा करूंगा 10 का भाग दूंगा, यहाँ 10 का गुणा कर दूंगा 10 का भाग दूंगा, पॉइंट एक आएगा देखिए, तो यहाँ देखिए घट जाएगा, लेकिन जब 10 गुणा करेंगे ना तो प्लस बाद रहेगा, घट जाएगा 10 के पावर -19 जूल। ये देखिए हमारा कार फलन आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। ये देखिए विद्यार्थी हमारा कार फलन है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी इसको देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना, ठीक है ना, अभी आंसर नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको किस में लाना देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना, देखिए ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएंगे। देखिए तो देखिए फाइव बराबर देखिए 5.28 गुणे 10 के पावर कितना -19 है, तो इसमें देखिए भाग देंगे, देखिए कितना 1.6 गुणे 10 के पावर -19 का भाग देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा उत्तर, ठीक है ना। इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए ये कट जाएगा, देखिए ये कट गया, देखिए तो फाइव बराबर देखिए 5.28 बटा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइव बराबर देखिए अब इसका भाग लगा देंगे विद्यार्थियों, देखिए तो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है ना। उत्तर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, ये देखिए ये हमारे देखिए विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा, उत्तर इसमें नहीं लाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना था उत्तर, ठीक है ना। कार फलन का जब भी देखिए कार फलन का अगर सवाल आए तो अब उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लाइए, ठीक है ना, तभी सही रहेगा।
चलिए देखिए अब समझ में आएगा आपके। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसके बाद देखिए जैसे अगला क्वेश्चन देखिए करते हैं। देखिए दूसरे का ग नंबर करेंगे अब, ठीक है ना। देखिए कह रहा किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और ये कितनी होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन दूसरे का कर रहा था किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और ये कितनी होती है। तो देखिए विद्यार्थी आयरन की, ठीक है ना, आयरन लोहा की, आयरन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है विद्यार्थियों? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है ना। कितनी? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके बाद देखिए दूसरे घ नंबर है। देखिए अब अंसार लो, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ सब। देखिए दूसरे घ नंबर है, कह रहा देखिए किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। देखिए विद्यार्थी हाल में लिखेंगे। देखिए जैसे देखिए सूत्र क्या होता है। देखिए शक्ति बराबर P बराबर W बटा T होता है। W का टी सेकंड है, ठीक है ना। शक्ति P बराबर देखिए W बटा T होता है और W क्या कार है और T हमारा सेकंड है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी मान लेंगे, जैसे माना कि W का मान 1 जूल मान लें हम, है ना। W का मान 1 जूल मान लें, कार है तो कार का मात्रा जूल होता है। W का मान 1 जूल मान लें, T का मान 1 सेकंड। तो P बराबर देखिए W बटा T था तो P बराबर W जगह देखिए 1 जूल और सब सेकंड के यहाँ समय था T, वहाँ 1 सेकंड, है ना। देखिए जूल बटा सेकंड, जूल बटा सेकंड, चूंकि देखिए जूल बटा सेकंड वाट होता है, ठीक है ना। जूल बटा सेकंड क्या होता है? वाट होता है। तो P बराबर देखिए 1 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। P बराबर देखिए 1 वाट हो जाएगा। तो लिखेंगे विद्यार्थी हम, देखिए कि यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में व्यय बंधन ऊर्जा 1 जूल हो। देखिए यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में व्यय बंधन ऊर्जा 1 जूल हो, है ना, तो उस परिपथ की शक्ति कितनी होती है? 1 वाट होगी, ठीक है। ये देखिए हमसे पूछ रहा था तो हमने कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद चलिए देखिए ये अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरे का अंगा भी देख लेते, देखिए, ठीक है ना। अब देखिए थ्योरी वाले क्वेश्चन देखिए, इसलिए इनको आराम से इसे देख लेते हैं, ठीक है ना। जब सवाल आएंगे तो मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए दूसरे का अंगा देखिए कह आराम से कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। देखिए लिखेंगे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों और समदूरस्थ हों एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। आरेख देखिए इस प्रकार बना देंगे। यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र दर्शा दिया, ठीक है ना। इस प्रकार कर देंगे। इसके बाद देखिए जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर देखिए, जैसे 4 नंबर देखिए उसको भी देखते हैं हम। देखिए 4 नंबर देखिए कह रहा देखिए किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 वोल्ट एवं 1.4 एम्पियर है। तो कह रहा वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल मान RMS, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर RMS मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि वोल्ट मीटर और धारा के पाठ्यांक ही वोल्ट मीटर और धारा के वर्ग माध्य मूल मान होते हैं। इसलिए देखिए VRMS बराबर 220 वोल्ट, IRMS बराबर 1.4 एम्पियर होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए 4 नंबर तक हमारा हो गए। इसके बाद चलिए विद्यार्थी देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए विद्यार्थियों खंड सा करेंगे। देखिए खंड सा में देखिए तीसरे का क्वेश्चन का आराम से किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए देखिए इसको हम तीसरे का को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी तीसरे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तीसरे काम का क्या करना विद्यार्थी हमको, देखिए तीसरे काम कह रहा है किसी विद्युत ध्रुव की अच्छी रेखा पर, ठीक है ना। देखिए अच्छी रेखा पर कह रहा स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए एक द्विध्रुव बना लेते, देखिए ये द्विध्रुव हमारा हो जाएगा। इस प्रकार बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस क्यू बेस रहेगा, इस साइड देखिए प्लस क्यू बेस रहेगा। देखिए बीच में एक बिंदु ओ ले लेते हैं, ठीक है ना। ये दूरी देखिए हमारी यल रहेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब द्विध्रुव बना रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार द्विध्रुव रहता है हमारा। देखिए यहाँ दूरी यल रहेगी, ठीक है ना। अब अच्छी में कह रहा है देखिए, तो अच्छी का मतलब यहाँ से देखिए मान लो ये अच्छे, देखिए कि अच्छी है, एक अच्छी है, ठीक है ना। अच्छी में कह रहा देखिए तो एक अच्छी है, एक अच्छी है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं अच्छे से एक बिंदु थोड़ा दूर मान लेते हैं कि ये बिंदु है P, ठीक है ना। और यहाँ पर हमको देखिए विद्युत विभव निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे से कह रहा ना, तो यहाँ पर मान लो हमको निकालना है, ठीक है ना। तो कितनी दूरी पर देखिए यहाँ से केंद्र से, देखिए यहाँ से R दूरी पर, ठीक है ना। मान लेते हैं कितनी दूरी पर, देखिए विद्यार्थियों R दूरी पर है ये, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए R दूरी पर है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी जाएगी, फिर देखिए R+L मानी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R+L मानी जाएगी पूरी, ये दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक R+L मानी जाएगी, ठीक है। और देखिए ये वाली दूरी कितनी मानी जाएगी, फिर ये वाली R-L मानी जाएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये R है तो ये वाला L घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक R है, ये वाला L घटा देंगे तो ये दूरी निकल आएगी। देखिए तो R-L मानी जाएगी ये वाली दूरी, देखिए R-L मानी जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा।
अब देखिए विद्यार्थियों, लिखना तो हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक ना। लिखना आप लिख देना कि माना एक वैद्युत ध्रुव है जिससे, देखिए माना एक वैद्युत ध्रुव है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक ना, जो अक्ष के सीध में है, जो अक्ष के सीध में है, जहां हमें विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। नहीं लिखना लिख देना जरूरी नहीं है, सिर्फ डेरिवेशन कर देते। देखिए तो लिखेंगे, देखिए पहले प्लस क्यू आवेश कारण, देखिए लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, ठीक है ना। इस पर लिख देंगे प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव। देखिए V1 बराबर, V1 बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा, देखिए दूरी कितनी, देखिए यहाँ से r माइनस एल है ना, तो r माइनस एल ले लेंगे, ठीक है ना, ये r माइनस एल ले लेंगे। अब देखिए विद्यार्थी, अब लिखेंगे, देखिए माइनस क्यू आवेश कारण, देखिए लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, ठीक है ना। माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, देखिए तो V2 बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, देखिए माइनस का क्यू बटा, दूरी कितनी, देखिए यहाँ से यहाँ तक r प्लस एल ना, तो r प्लस एल ले लेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार r प्लस एल। अब देखिए कुल विभव निकाल लेते हैं, कुल विभव, कुल विभव, देखिए कुल विभव देखिए कितना जाएगा, v बराबर V1 प्लस V2, तो v बराबर देखिए V1 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा r माइनस एल, प्लस V2 कितना देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बटा r प्लस एल है, ठीक है ना, ये हमारे पास है। इसके बाद देखिए v बराबर, अब देखो जैसे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लेते हैं ना, दोनों से कॉमन, देखिए बचे कितना r माइनस एल बचेगा, 1/r माइनस एल, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1/r प्लस एल ये बचेगा, ठीक नहीं बच्चा। इसके बाद देखिए v बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस प्रकार देखिए r माइनस एल, r प्लस एल, ये देखिए हमने लासा ले लिया, ठीक है ना, तो r माइनस कट जाएगा, देखिए यहाँ बचेगा r प्लस एल, माइनस इससे कट जाएगा, बचेगा ये, तो r माइनस एल तो प्लस एल हो जाएगा, ठीक है ना, इससे कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए v बराबर आएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे देखिए LL 2L बटा, देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, चूंकि देखिए जो हमारे, देखिए विद्यार्थियों जो एल का मान विद्यार्थियों देखिए आर से बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, इसलिए देखिए जो एल स्क्वायर का मान है वो आर स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा फिर ना, एल स्क्वायर का मान फिर तो आर स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसलिए हम एल स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है ना। और देखिए एक चीज़ बताऊँ, देखिए चूंकि देखिए पी बराबर क्या होता है, देखिए पी बराबर होता है, देखिए वैद्युत ध्रुव गुण पी बराबर देखिए 2QL होता है, ठीक है ना, वैद्युत ध्रुव गुण पी बराबर 2QL होता है, 2QL। तो देखिए वी बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको देखिए साइड दे देंगे, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इस साइड आएगा देखिए तो 2QL हो जाएगा, देखिए तो पी बटा यहाँ से बचेगा देखिए आर स्क्वायर, एल स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा देखिए विद्यार्थी सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये हमारा सूत्र हो जाएगा, ये हमको निकालना था, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ये, देखिए। तो चलिए देखिए आपके समझ में आया होगा। अब चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे खा करें, देखिए कह रहा है ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली दो हानियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, तीसरे खंड ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली दो हानियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत, देखिए लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। ये हमारा देखिए ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी हानियां कह रहा था, देखिए तो ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि लिखेंगे, नंबर 1 तांबे में हानि लिखेंगे। जब प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इसके बाद देखिए दूसरा है फोको या भंवर धाराओं में हानि। ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जिससे कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, ठीक ना। तो इस तरह देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी तीसरे गा करें, देखिए करा चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण प्रदर्शित कीजिए। फिर करा यदि प्रिज्म पदार्थ के लिए क्रांति कोण 45 डिग्री हो तब प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक ना। देखिए चित्र फिगर भी बना है, ठीक ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा करेंगे, देखिए तीसरे का गा करेंगे, ठीक है ना। तीसरे का गा क्वेश्चन करेंगे। कह रहा देखिए कि चित्र में प्रदर्शित, पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए पहले चित्र बनाते हैं हम, पहले सबसे पहले इस प्रकार देखिए ये हमारा चित्र देखिए A
बी सी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितना डिग्री था, 45 डिग्री था ना, ये 45 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार प्रकाश किरण थी, देखिए इस प्रकार ये थी, ठीक है ना। ये देखिए किस प्रकार थी, कितने डिग्री पर थी, ये 90 डिग्री पर थी, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पर थी, ये 90 इस प्रकार थी, ठीक है। तो कह रहा देखिए 90 डिग्री पर थी, ये हमारा देखिए इस प्रकार चित्र बना था, ठीक है ना। कह रहा था कि चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण प्रदर्शित कीजिए। निर्गत किरण देखिए, अब निर्गत किरण देखिए किस प्रकार जाएगी हमारी, देखिए इस प्रकार से बढ़ाते हैं ऐसे करके, ये बढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए ये बढ़ा, अब देखिए ये जैसे इसमें देखिए टकरा जाएगा, टकराने के बाद देखिए इस प्रकार निकल आई किरण, ये इस प्रकार चली जाएगी किरण, ठीक है ना। इसको देखिए निर्गत किरण बोलते हैं। यही हमारे विद्यार्थी देखिए निर्गत किरण है, निर्गत किरण, ये हमारी देखिए निर्गत किरण, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थी एंगल बनाइए, ये कितना होगा, देखिए 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये एंगल 45 डिग्री होगा, देखिए ये भी देखिए हमारा क्रांतिक कोण है, ठीक है ना। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण जिसको देखिए सी से लिखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, तो देखिए हमारी निर्गत किरण पूछ रहा है, देखिए हमारी निर्गत किरण मानी जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार चली जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों क्रांतिक कोण के सूत्र से देखिए हमें क्या करा था कि प्रिज्म पदार्थ का पूर्णांक क्या होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे देखिए क्रांतिक कोण के सूत्र से, हमको एन का मान चाहिए अब पूर्णांक, तो लिखेंगे क्रांतिक कोण के सूत्र से, क्रांतिक कोण के सूत्र से। तो देखिए क्रांतिक कोण सूत्र से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रांतिक कोण को सूत्र क्या होता है, देखिए एन बराबर होता है 1/sin सी, एन बराबर 1/sin सी। देखिए एन बराबर 1/sin और सी का मान कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो एन बराबर 1/sin 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो एन बराबर कितना है, देखिए करंडी 2 आ जाएगा। ये हमारा देखिए विद्यार्थी आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपके समझ में आया होगा। इसको चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, घन नंबर करें, देखिए कह रहा विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, फिर कह रहा धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये विद्यार्थी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद खंड दा जो आपको कल कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आज कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। हिंट डालेंगे विद्युत फ्लक्स, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं, ठीक ना। अब देखिए ऋणात्मक, हिंट डालेंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, लिखेंगे पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स में कि पृष्ठ के बाहर प्रवेश करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। उसमें ऋणात्मक धनात्मक, ठीक है। तो आज विद्यार्थी यहाँ तक रखते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि विद्यार्थियों मैं आपको पूरा सॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए चलता हूँ, नमस्कार।